नमस्कार, आज हम 8वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार के पाठ 8 नए मेहमान के प्रश्न उत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इस पाठ को पढ़ा व समझा था। यदि किसी बच्चे ने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को ज़रूर देख लें ताकि आप इस पाठ के सभी प्रश्न अच्छे से समझ पाएँ। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगी इस चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस मिल जाएंगे। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि आप प्लेलिस्ट को कैसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यूट्यूब के सर्च बार में एजू मैग्नेट को टाइप करना है और इस चैनल को सर्च करना है। जैसे ही आप इस चैनल को सर्च करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज जो है वो खुल जाएगा। फिर आपको व्यू चैनल पर जाना है। जैसे ही आप व्यू चैनल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज जो है वो खुल जाएगा जिसमें आपको ये सभी ऑप्शंस जो हैं वो दिखाई देंगे। अगर आप वीडियोस पर क्लिक करते हैं तो चैनल पर जितनी भी वीडियोस हैं वो सभी आपके सामने खुल जाएंगी। और अगर आप प्लेलिस्ट पर जाते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं तो प्लेलिस्ट में आपको सब्जेक्ट वाइज क्लास वाइज वीडियोस जो है मिल जाएंगी। आप जिस भी सब्जेक्ट की जिस भी क्लास की वीडियो देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा आप विजिट शॉप या स्टोर पर जाकर ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन दिया गया है, इसे भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि चैनल पर आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। तो आइए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न है पाठ से। आइए अब हम इस एकांकी को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। नीचे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी मेरी समझ से। निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सम्मुख तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। तो आपको प्रश्न दिए गए हैं और उनके चार चार ऑप्शंस दिए गए हैं। जो भी सही ऑप्शन है, जो भी सही उत्तर है, उसके सामने आपको तारा का चिन्ह बनाना है और कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। तो जैसे पहला प्रश्न है, आगंतुकों ने विश्वनाथ के बच्चों को सीधे लड़के किस संदर्भ में कहा, यानी कि किस कॉन्टेक्स्ट में कहा। तो ऑप्शन है अतिथियों की सेवा करने के कारण, किसी तरह का प्रश्न ना करने के कारण, आज्ञाकारिता के भाव के कारण या गर्मी को चुपचाप सहने के कारण। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है किसी तरह का प्रश्न ना करने के कारण और आज्ञाकारिता के भाव के कारण। तो दोनों ही ऑप्शन जो हैं आपके सही हैं कि उन्होंने ना तो किसी तरह का प्रश्न किया और मेहमानों की आज्ञा का पालन किया। अगला प्रश्न, एक ये पड़ोसी हैं निर्दयी। विश्वनाथ ने अपने पड़ोसी को निर्दयी क्यों कहा। निर्दयी यानी कि जिसके हृदय में, जिसके दिल में दया का भाव ना हो। तो ऑप्शन है उन्हें कष्ट में देखकर प्रसन्न होते हैं इसलिए, पड़ोसी किसी प्रकार का सहयोग नहीं करते हैं, लड़ने झगड़ने के अवसर ढूंढते हैं या अतिथियों का अपमान करते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है कि पड़ोसी किसी प्रकार का सहयोग नहीं करते और उन्हें कष्ट में देखकर प्रसन्न होते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन जो हैं इस प्रश्न के सही रहेंगे। अगला प्रश्न देखिए, ईश्वर करे इन दिनों कोई मेहमान ना आए। रेवती इस तरह की कामना क्यों कर रही है। कामना यानी कि प्रार्थना। ऑप्शन है मेहमान के ठहरने की उचित व्यवस्था ना होने के कारण, इंतजाम ना होने के कारण, रेवती का स्वास्थ्य कुछ समय से ठीक ना होने के कारण, अतिथियों के आने से घर का कार्य बढ़ जाने के कारण या उसे अतिथियों का आना जाना पसंद ना होने के कारण। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है मेहमान के ठहरने की उचित व्यवस्था ना होने के कारण और रेवती का स्वास्थ्य कुछ समय से ठीक ना होने के कारण। जैसा कि हमने पाठ में भी पढ़ा कि रेवती का जो स्वास्थ्य है वो कुछ समय से ठीक नहीं था, यानी उसकी जो तबीयत है वो ठीक नहीं थी और उनके घर में मेहमानों के ठहरने की उचित व्यवस्था भी नहीं थी। इसीलिए वह ये कामना करती है कि कोई भी मेहमान ना आए। फिर अगला प्रश्न है, हे भगवान कोई मुसीबत ना आ जाए। रेवती कौन सी मुसीबत नहीं आने के लिए कहती है। ऑप्शन है पानी की कमी होने की, पड़ोसियों के चिल्लाने की, मेहमानों के आने की या गर्मी के कारण बीमारी की। तो जैसे कि हमने पाठ में पढ़ा कि रेवती जो है
और विश्वनाथ दोनों ही आपस में बातचीत करते हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से वो चाहते हैं कि उनके घर में कोई भी मेहमान ना आए। तो इस प्रश्न का उत्तर है मेहमानों के आने की। ठीक है, कि रेवती चाहती है कि इस गर्मी में कोई भी मेहमान उनके यहाँ ना आए, क्योंकि ना तो उनके रहने की उचित व्यवस्था है और ना ही उसका स्वास्थ्य भी ठीक है। अगला प्रश्न, इस एकांकी के आधार पर बताएं कि मुख्य रूप से कौन सी बात किसी रचना को नाटक का रूप देती है। संवाद, कथा, वर्णन या मंचन। तो सही उत्तर है संवाद और मंचन। तो मंचन यानी मंच पर प्रस्तुत करना और संवाद यानी बातचीत, दोनों ही किसी भी रचना को नाटक का रूप देते हैं। फिर अगला प्रश्न है, हो सकता है कि आप सभी ने अलग अलग उत्तर चुने हों। अब अपने सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। तो पहले प्रश्न का उत्तर चुनने का कारण है कि हमने अपने उत्तर इसलिए चुने क्योंकि हमें लगा कि आगंतुकों ने बच्चों को सीधे लड़के कहा, क्योंकि उन्होंने बिना कोई सवाल किए आज्ञा का पालन किया और सेवा की। किसकी? मेहमानों की। ठीक है। फिर दूसरे प्रश्न का उत्तर चुनने का कारण है कि विश्वनाथ ने पड़ोसी को निर्दयी इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने मदद नहीं की और दूसरों की परेशानी में आनंद लिया। फिर तीसरे प्रश्न का उत्तर चुनने का कारण कि रेवती ने मेहमान ना आने की कामना इसलिए की क्योंकि घर में जगह और व्यवस्था की कठिनाई थी और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। चौथे प्रश्न का उत्तर चुनने का कारण कि रेवती मेहमानों के आने को मुसीबत कहती है क्योंकि छोटे मकान और अधिक गर्मी में उनके ठहरने व सेवा की उचित व्यवस्था करना कठिन था। फिर अगले प्रश्न का उत्तर चुनने का कारण है कि इसी तरह हमें लगा कि किसी रचना को नाटक का रूप संवाद और मंचन ही देते हैं, क्योंकि इनके बिना नाटक की कल्पना संभव नहीं है। इस प्रकार हम सभी ने अपने अपने अनुभव और समझ के आधार पर ये उत्तर चुने। अब अगला प्रश्न देखिए, पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान पूर्वक पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार अपनी कक्षा में साझा कीजिए। तो पंक्तियां हैं, पानी पीते पीते पेट फूला जा रहा है और प्यास है कि बुझने का नाम नहीं लेती। तो इस पंक्ति का अर्थ है कि इतनी तेज गर्मी थी कि बहुत सारा पानी पी लेने के बाद भी प्यास नहीं बुझ रही थी। यह वाक्य गर्मी की तीव्रता और व्यक्ति की स्थिति को दर्शाता है। अगली पंक्तियां, सारे शहर में जैसे आग बरस रही हो। तो इसका अर्थ है यहाँ गर्मी की तुलना आग से की गई है। इसका अर्थ है कि धूप इतनी तेज थी कि लग रहा था मानो आकाश से आग की वर्षा हो रही हो। अगली पंक्तियां, यह तो हमारा ही भाग्य है कि चने की तरह भाड़ में भूनते रहते हैं। तो इस पंक्ति का अर्थ है, इस पंक्ति में लेखक अपनी मजबूरी और कठिन जीवन का बोध करा रहे हैं। जैसे चने आग में भुनकर तपते रहते हैं, उसी तरह लोग भी कठिन परिस्थितियों में तपते और परेशान रहते हैं। अगली पंक्तियां, आह अब जान में जान आई, सचमुच गर्मी में पानी ही तो जान है। इस पंक्ति का अर्थ है कि बहुत प्यास और गर्मी लगने के बाद जब पानी मिला तो शरीर को राहत और ताजगी मिली। गर्मी में पानी जीवन के लिए सबसे बड़ा सहारा है। अगला प्रश्न, मिलकर करें मिलान। स्तंभ 1 में कुछ पंक्तियां दी गई हैं और स्तंभ 2 में उनसे मिलते जुलते भाव दिए गए हैं। स्तंभ 1 की पंक्तियों को स्तंभ 2 की उनके सही भाव वाली पंक्तियों से रेखा खींचकर मिलाइए। तो यह है स्तंभ 1 और यह है स्तंभ 2। तो हमें सही मिलान करना है। तो पहली पंक्ति देखिए, लाखों के आदमी खाक में मिल गए। तो इसका मिलान होगा, बहुत ही समृद्ध व्यक्ति थे पर अब उनके पास कुछ भी नहीं। कि पहले उनके पास बहुत सारा धन दौलत थी लेकिन अब कुछ भी नहीं है। फिर अगली पंक्तियां, धोती ऐसे चर्रा रही है जैसे पुरानी हो। ठीक है, तो इसका अर्थ है कि कपड़ा पसीने से
भीग कर पुराने जैसा हो गया है। तो इस पंक्ति का मिलान आप इससे करेंगे। आप रेखा खींचकर मिलान कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगली पंक्तियां देखिए, माल मसाला तो अंटी में है ना, तो इसका अर्थ क्या है कि धन राशि सुरक्षित तो है ना, तो इसका मिलान आप इससे करेंगे। फिर अगली पंक्तियां, खाने में क्या देरदार है, भोजन की व्यवस्था कब तक हो जाएगी, तो इस पंक्ति का मिलान आप इससे करेंगे। फिर अगली पंक्तियां, पहले आत्मा फिर परमात्मा, तो इसका क्या अर्थ है कि पहले अपना ध्यान फिर दूसरा काम, तो इसका मिलान आप इससे करेंगे। अब अगला प्रश्न देखिए, सोच विचार के लिए। एकांकी को पुनः पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। शहर में तो ऐसे ही मकान होते हैं, नन्हे मल का ऐसे ही मकान से क्या आशय है, क्या मतलब है। तो उत्तर है, नन्हे मल का आशय यह है कि शहर के मकान बहुत छोटे और तंग होते हैं। उनमें ना तो खुली जगह होती है और ना ही हवा पानी की अच्छी व्यवस्था, यानी शहर के मकान आरामदेह नहीं होते। फिर दूसरा प्रश्न, पड़ोसी को विश्वनाथ ने किस तरह की शिकायत की है। आपके विचार से पड़ोसी का व्यवहार उचित है या अनुचित, तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो उत्तर है, पड़ोसी को शिकायत है कि विश्वनाथ के मेहमान छत पर पानी फैला देते हैं और उनकी खाटों पर सो जाते हैं। पड़ोसी का गुस्सा परिस्थिति के अनुसार कुछ हद तक उचित है, यानी कि गर्मी का माहौल है, तो गर्मियों में सभी को सुविधा चाहिए होती है कि हम गर्मी से ताकि बचे रहें। तो यहाँ पर पड़ोसी का जो गुस्सा है वो उस समय की कंडीशन के अनुसार जो है वो कुछ हद तक उचित है, ठीक है, लेकिन उसका लगातार कटु और असहयोगी व्यवहार अनुचित है। लेकिन उसका लगातार अपने पड़ोसी के प्रति कड़वे वचन बोलना, कड़वे बोल बोलना और उसका साथ ना देना, ये अनुचित है, गलत है। अगला प्रश्न है, एकांकी में विश्वनाथ नन्हेमल और बाबूलाल को नहीं जानता है, फिर भी उन्हें अपने घर में आने देता है, क्यों। तो उत्तर है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में अतिथि देवो भव की परंपरा है। विश्वनाथ मानवीय संवेदना रखता है। वह जानता है कि भीषण गर्मी में प्यासे और थके हुए लोगों को पानी और आराम देना इंसानियत का काम है, इसलिए वह उन्हें ना पहचानने के बावजूद अपने घर में आने देता है। अगला प्रश्न, एकांकी के उन संवादों को ढूंढकर लिखिए जिनसे पता चलता है बाबूलाल और नन्हेमल विश्वनाथ के परिचित नहीं हैं। परिचित यानी उसके जानकार नहीं हैं। तो हमें उन संवादों यानी उन बातचीत को लिखना है जो विश्वनाथ और बाबूलाल और नन्हेमल के बीच में हुई। तो संवाद है, जैसे विश्वनाथ पूछता है, क्षमा कीजिए, आप कहाँ से पधारे हैं, और नन्हेमल कहता है, अरे आप नहीं जानते, और वाक्य को अधूरा छोड़ देता है। विश्वनाथ दोबारा पूछता है, मैं संपत राम को नहीं जानता। नन्हेमल, संपत राम को जानने की क्यों, वह तो आपसे मिले हैं, आपकी तो वह, बस वहीं पर वाक्य को अधूरा छोड़ दिया गया। फिर विश्वनाथ, तो आप कोई चिट्ठी विट्ठी लाए हैं। दोनों सक पकाकर, चिट्ठी चिट्ठी तो नहीं लाए हैं। तो इन वाक्यों से स्पष्ट होता है कि बाबूलाल और नन्हेमल विश्वनाथ के परिचित नहीं हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, एकांकी के उन वाक्यों को ढूंढकर लिखिए जिनसे पता चलता है कि शहर में भीषण गर्मी पड़ रही है, यानी भयंकर गर्मी पड़ रही है। तो वाक्य हैं, उफ बड़ी गर्मी है, सारे शहर में जैसे आग बरस रही हो, पानी पीते पीते पेट फूला जा रहा है और प्यास है कि बुझने का नाम नहीं लेती। यह तो हमारा ही भाग्य है कि चने की तरह भाड़ में भुनते रहते हैं। आह, अब जान में जान आई, सचमुच गर्मी में पानी ही तो जान है। तो इन वाक्यों से पता चलता है कि शहर में भीषण गर्मी पड़ रही है। अगला प्रश्न, अनुमान और कल्पना से अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। एकांकी में विश्वनाथ अपनी पत्नी को अतिथियों के लिए भोजन की व्यवस्था करने के लिए कहता है। साथ ही रेवती की अस्वस्थता का विचार करके भोजन बाजार से मंगवाने का सुझाव भी देता है, लेकिन उसने स्वयं अतिथियों के लिए भोजन बनाने के विषय में क्यों नहीं सोचा। तो उत्तर है,
विश्वनाथ ने अतिथियों के लिए स्वयं भोजन बनाने का विचार नहीं किया, क्योंकि उस समय समाज में घर का खाना बनाना प्राय स्त्रियों का कार्य माना जाता था कि घर की औरत ही, महिला ही खाना बनाएगी। विश्वनाथ नौकरी पेशा और बाहर के कामकाज में व्यस्त रहने वाला व्यक्ति है। व्यस्त यानी कि बिजी रहने वाला, इसलिए उसे खाना पकाने का अभ्यास नहीं होगा। फिर अगला प्रश्न है, एकांकी में विश्वनाथ का बेटा प्रमोद अतिथियों के पेयजल यानी कि पीने के लिए पानी की व्यवस्था करता है और छोटी बहन का भी ध्यान रखता है। प्रमोद को इस तरह के उत्तरदायित्व क्यों दिए गए होंगे? उत्तरदायित्व यानी कि उसे इस तरह की जिम्मेदारी क्यों दी गई होगी? तो उत्तर है, प्रमोद को इस तरह के उत्तरदायित्व इसलिए दिए गए होंगे क्योंकि वह घर का बड़ा बेटा है, जिम्मेदार और समझदार है। वह अतिथियों के प्रति आदर और सेवा भाव रखता है तथा छोटी बहन का भी ख्याल रखता है, जिससे घर के कार्यों में सहयोग और अनुशासन बना रहता है। फिर अगला प्रश्न है, कैसी बातें करते हो भैया, मैं अभी खाना बनाती हूँ। भीषण गर्मी और सिर में दर्द के बावजूद भी रेवती भोजन की व्यवस्था करने के लिए क्यों तैयार हो गई होगी? तो उत्तर है, क्योंकि भाई के प्रति उसका प्यार और कर्तव्य भाव अधिक गहरा था। परिवार और रिश्तेदारी में सेवा करना उसने अपना धर्म समझा, इसलिए अस्वस्थता के बावजूद रेवती भोजन की व्यवस्था करने के लिए तैयार हो गई। यानी कि बीमार होने के बावजूद भी वो अपने भाई के लिए भोजन बनाने के लिए तैयार हो गई। अगला प्रश्न देखिए, एकांकी से गर्मी की भीषणता दर्शाने वाली कुछ पंक्तियां दी जा रही हैं। अपनी कल्पना और अनुमान से बताइए कि सर्दी और वर्षा की भीषणता के लिए आप इनके स्थान पर क्या-क्या वाक्य प्रयोग करते हैं। अपने वाक्यों को दिए गए उचित स्थान पर लिखिए। तो यहाँ पर दिए गए हैं गर्मी की भीषणता दर्शाने वाली पंक्तियां, जिनसे पता लगता है कि बहुत ही भयंकर गर्मी पड़ रही है। ठीक है, और यहाँ पर हमें सर्दी की भीषणता दर्शाने वाली पंक्तियां लिखनी है और यहाँ पर वर्षा की भीषणता दर्शाने वाली पंक्तियां। तो जैसे गर्मी की भीषणता वाली पंक्तियां यहाँ पर हमें दी गई हैं। यह गर्मी में भुन रहा है, और उदाहरण एक हमें दिया ही गया है सर्दी की भीषणता का, यह सर्दी में जम गया। और वर्षा की भीषणता वाली, यह वर्षा में भीग रहा है। अब अगली पंक्ति देखिए जो गर्मी की भीषणता को दर्शा रही है, पर बर्फ भी कोई कहाँ तक पिए। उसी तरह से अब आपको सर्दी की भीषणता और वर्षा की भीषणता वाली पंक्तियां भी यहाँ पर लिखनी है। तो गर्मी की भीषणता वाली पंक्तियां हैं, सारे शहर में जैसे आग बरस रही हो, प्यास है कि बुझने का नाम नहीं लेती, चारों तरफ दीवारें तप रही हैं, ठंडा ठंडा पानी पिलाओ दोस्त, प्राण सूखे जा रहे हैं। सचमुच गर्मी में पानी ही तो जान है। यह तो हमारा ही भाग्य है कि चने की तरह भाड़ में भूनते रहते हैं, फिर भी पसीने से नहा गया हूँ। ठीक है, तो अब आपको सर्दी और वर्षा की भीषणता दर्शाने वाली पंक्तियां यहाँ पर लिखनी है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, पर आग भी कोई कहाँ तक सेके, पर छाता भी कोई कहाँ तक थामे। फिर अगली पंक्तियों में लिख सकते हैं, सारे शहर में जैसे बर्फ गिर रही हो, सारे शहर में जैसे पानी ही पानी बरस रहा हो, ठिठुरन है कि कम होने का नाम ही नहीं लेती, बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं लेती, चारों तरफ दीवारें जम रही हैं। सर्दी के कारण चारों तरफ दीवारें जो हैं जम रही हैं, और बारिश के कारण चारों तरफ से दीवारें टपक रही हैं। आगे देखिए, गर्मा गर्म सूप पिलाओ दोस्त, प्राण ठिठुरे जा रहे हैं, बरसाती दे दो दोस्त, प्राण भीगते जा रहे हैं। सचमुच सर्दी में आग सेकने में ही जीवन है, सचमुच बरसात में छत ही तो सहारा है। यह तो हमारा ही भाग्य है कि बर्फ की तरह ठंड में जमते रहते हैं। यह तो हमारा ही भाग्य है कि नाव की तरह पानी में डूबते उतरते रहते हैं। फिर भी बर्फीली हवाओं में कांप गया हूँ, फिर भी बरसते पानी में तरबतर हो गया हूँ। अब अगला प्रश्न है, एकांकी की रचना।
इस एकांकी के आरंभ में पात्र परिचय, स्थान, समय और विश्वनाथ और रेवती के घर के विषय में बताया गया है। जैसे कि गर्मी की ऋतु, रात के 8 बजे का समय, कमरे के पूर्व की ओर 2 दरवाजे, विश्वनाथ, उफ बड़ी गर्मी है, पंखा जोर जोर से करने लगता है, इन बंद मकानों में रहना कितना भयंकर है, मकान है कि भट्टी। तभी पश्चिम की ओर से एक स्त्री प्रवेश करती है। रेवती आंचल से मुंह का पसीना पोंछती हुई, पत्ता तक नहीं हिल रहा, जैसे सांस बंद हो जाएगी, सिर फटा जा रहा है। तो एकांकी की इन पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। इन्हें पढ़कर स्पष्ट पता चल रहा है कि पहली पंक्ति समय और स्थान आदि के विषय में बता रही है। इसे रंगमंच निर्देश कहते हैं। वहीं दूसरी पंक्तियों से स्पष्ट है कि ये दो लोगों द्वारा कही गई बातें हैं। इन्हें संवाद कहा जाता है। ये नए मेहमान एकांकी का एक अंश है, भाग है। एकांकी एक प्रकार का नाटक होता है जिसमें केवल एक ही अंक या भाग होता है। इसमें किसी कहानी या घटना को संक्षेप में दर्शाया जाता है, यानी छोटा रूप करके उसे दर्शाया जाता है। आप इस एकांकी में ऐसी अनेक विशेषताएं खोज सकते हैं, जैसे इस एकांकी में कुछ संकेत कोष्टक में दिए गए हैं। पात्र परिचय, अभिनय संकेत, वेशभूषा संबंधी निर्देश आदि। अब अपने समूह में मिलकर इस एकांकी की विशेषताओं की सूची बनाइए। तो इस एकांकी की विशेषताएं हैं। पहली विशेषता, एक ही अंक या भाग। इसमें पूरी घटना केवल एक ही अंक में दिखाई गई है। दूसरी विशेषता, सीमित पात्र, यानी पात्रों की संख्या जो है वो सीमित है, कम है। इसमें पात्रों की संख्या कम है, जैसे विश्वनाथ, रेवती, अनजान मेहमान। तीसरी विशेषता है संवाद प्रधानता। कहानी को आगे बढ़ाने का कार्य मुख्यतः संवादों के द्वारा होता है। फिर अगली विशेषता, संक्षिप्तता। कहानी बहुत संक्षेप और छोटे रूप में प्रस्तुत की गई है। अगली विशेषता देखिए, यथार्थ जीवन की झलक, यानी कि रियल लाइफ की झलक दिखती है इसमें। इसमें आम जीवन, गर्मी, प्यास, अतिथि सत्कार की झलक दिखाई गई है। अगली विशेषता है नाटकीयता। इसमें पात्रों की बातें और स्थिति दर्शकों को रोचक और नाटकीय लगती है। फिर अगली विशेषता, भावनात्मक प्रस्तुति। इसमें पात्रों की थकान, परेशानी और अचानक आए मेहमानों के प्रति रवैया स्पष्ट झलकता है। रवैया यानी कि उनका व्यवहार, उनका बिहेवियर। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए। आगे कुछ वाक्य दिए गए हैं। एकांकी के बारे में जो वाक्य आपको सही लग रहे हैं उनके सामने हाँ लिखिए, और जो वाक्य सही नहीं लग रहे हैं उनके सामने नहीं लिखिए। तो वाक्य देखते हैं। तो पहला वाक्य है, नए मेहमान एकांकी में पूरी कहानी एक ही स्थान घर में घटित होती दिखाई गई है। कि इस एकांकी में पूरी जो कहानी है वो एक ही जगह पे, एक ही घर में घटित हो रही है। तो ये क्या है? हाँ। तो वाक्य सही है। अगला वाक्य देखिए, एकांकी में पात्रों की संख्या बहुत अधिक है। नहीं, पात्रों की संख्या सीमित है, कम है। फिर अगला वाक्य देखिए, एकांकी में एक कहानी छिपी है। हाँ। अगला वाक्य, एकांकी और कहानी में कोई अंतर नहीं है। नहीं, एकांकी और कहानी में अंतर होता है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? नहीं। अगला देखिए, एकांकी में कहानी की घटनाएं अलग अलग दिनों या महीनों में हो रही है। नहीं, एक ही दिन में हो रही है ये घटित। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम? नहीं। अगला देखिए, एकांकी में कहानी मुख्य रूप से संवादों से आगे बढ़ती है। हाँ। फिर अगला वाक्य, एकांकी में पात्रों को अभिनय के लिए निर्देश दिए गए हैं। हाँ, कि उन्हें अभिनय करने के लिए निर्देश, इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, अभिनय की बारी। क्या आपने कभी मंच पर कोई एकांकी या नाटक देखा है? टीवी पर फिल्में और धारावाहिक तो अवश्य देखे होंगे। धारावाहिक यानी कि सीरियल। अपने अनुभवों से बताइए कि यदि आपको अपने विद्यालय में नए मेहमान एकांकी का मंचन करना हो तो आप क्या-क्या तैयारियां करेंगे?
उदाहरण के लिए इस एकांकी में आप क्या-क्या जोड़ेंगे जिससे यह और अधिक रोचक बने? कौन से पात्र जोड़ेंगे या पात्रों की वेशभूषा क्या रखेंगे? तो मंचन की तैयारी किस प्रकार होगी? पात्र का चयन करेंगे सबसे पहले तो आप, ठीक है? कि कौन बच्चा विश्वनाथ बनेगा, कौन रेवती और कौन मेहमान। फिर आप वेशभूषा देखेंगे कि गर्मी दर्शाने के लिए सूती कपड़े, कि गर्मी का मौसम है, गर्मी को दिखाने के लिए सूती कपड़े पहनेंगे। पसीना दिखाने के लिए रुमाल का प्रयोग करेंगे। पानी की छींटें, हाथ का पंखा, ठीक है? अगला पॉइंट, साज सज्जा। एक मेज, कुर्सी, पानी का गिलास, पंखा, दीवार घड़ी रख सकते हैं आप, ठीक है? नाटक को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। फिर अगला देखिए, संवाद अभ्यास, कि हर पात्र अपने संवाद को सही भाव और आवाज के साथ बोले, उसकी प्रैक्टिस करे, अपने संवादों की, अपने डायलॉग्स की। ध्वनि प्रभाव, तो पंखे की आवाज, दरवाजा खुलने बंद होने की आवाज, की इस तरह की साउंड भी उस मंचन की तैयारी में शामिल की जाए। और परिवर्तन क्या कर सकते हैं आप? मंचन को रोचक बनाने के लिए मेहमानों के हाव भाव और बच्चों की मासूम प्रतिक्रियाएं थोड़ा मजाकिया ढंग से प्रस्तुत की जा सकती हैं। अगला प्रश्न, अब आपको अपने अपने समूह में इस एकांकी को प्रस्तुत करने की तैयारी करनी है। इसके लिए आपको यह सोचना है कि कौन किस पात्र का अभिनय करेगा। आपके शिक्षक आपको तैयारी के बाद अभिनय के लिए निर्धारित समय देंगे, जैसे 10 मिनट या 15 मिनट, कि आपको इतने ही समय में इस एकांकी को खत्म करना है। आपको इतने ही समय में एकांकी जो है प्रस्तुत करनी है। बारी बारी से प्रत्येक समूह एकांकी प्रस्तुत करेगा। तो सुझाव दिया गया है आपको यहाँ पर कि आप एकांकी को जैसा दिया गया है बिल्कुल वैसा भी प्रस्तुत कर सकते हैं, या उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन भी कर सकते हैं, या अपने कहने का मतलब है कि अपने अनुसार जो है आप कुछ चेंजेस भी उसमें कर सकते हैं एकांकी में, या जैसा है वैसा ही आप प्रेजेंट कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। एकांकी के लिए आसपास की वस्तुओं का ही उपयोग कर लेना है, जैसे कुर्सी, मेज आदि। स्थान की कमी हो तो अभिनेता बच्चे अपने स्थान पर खड़े खड़े भी संवाद बोल सकते हैं, कि अगर जगह की कमी है तो बच्चे जो हैं अपने अपने स्थान पर ही खड़े होकर अपने डायलॉग्स जो हैं बोल सकते हैं। आप चाहें तो अपने अभिनय को अपने शिक्षक की सहायता से रिकॉर्ड करके उसे अपने परिवार या संबंधियों के साथ साझा भी कर सकते हैं, ठीक है? तो ये कुछ सुझाव थे जो आपको दिए गए हैं। तो अभिनय की तैयारी किस प्रकार करेंगे आप? समूह में तय करें कि कौन सा छात्र कौन सा पात्र बनेगा, ठीक है? निर्धारित 10 या 15 मिनट में पूरी एकांकी प्रस्तुत करने का अभ्यास करेंगे। शिक्षक के मार्गदर्शन से मंच पर खड़े होकर या स्थान पर ही खड़े होकर संवाद बोले जा सकते हैं। आसपास की वस्तुओं का उपयोग करेंगे, जैसे मेज खाने की जगह, कुर्सी बैठने के लिए, ठीक है? और चाहे तो रिकॉर्डिंग करके परिवार और मित्रों को दिखाएंगे। तो इससे क्या होगा? इस अभिनय से क्या होगा? इससे विद्यार्थियों को नाटक की वास्तविकता, संवाद, अभिनय और मंच सज्जा का अनुभव होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी के प्रश्न हम अगली वीडियो यानी कि पार्ट 2 में करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।